दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, महर्षि वाल्मीकि जी, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, ज्योतिबा फूले जी, शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, नारायण गुरु जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, मान्यवर कांसीराम साहब, बुद्ध प्रिय मौर्य जी, ललई सिंह यादव जी, रामस्वरूप वर्मा जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, कर्पूरी ठाकुर जी, संत गाडगे बाबा और तमाम बहुजन समाज के ऋषियों मुनियों महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, भारत के सभी स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान निर्माताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, मंच पे आसीन SC, ST, OBC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर आदरणीय के राजू जी, माइनॉरिटी के चेयरमैन भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी, OBC के डिपार्टमेंट के चेयरमैन भाई अनिल जय हिंद जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी, दिल्ली के अध्यक्ष जो निकल गए किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से देवेंद्र यादव जी, हमारे हिमाचल प्रदेश के डिप्टी स्पीकर विनय जी, राजस्थान के 2 पूर्व मंत्री मेघवाल जी, ममता जी और तमाम और नितिन राउत जी, तमाम साथी जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। आप सबने मेरा हौसला बढ़ाया और आप सब साथियों से माफी मांगता हूं क्योंकि बहुत सारे साथी नीचे बैठे हैं, तो मैं ये व्यवस्था नहीं कर पाया कि आपको सबको कुर्सी मिल सके, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। साथियों, कुछ लोग फेसबुक पे और ट्विटर पे मेरे को गाली दे रहे हैं। वो मुझे कह रहे हैं कि भाई तुमने बाबा साहेब की विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस में क्यों गए। तो मैं उन साथियों को जवाब देना चाहता हूं। आज पूरे देश में कोई एक भी नेता बहुजन समाज का बता दो जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को ईमानदारी से संसद के अंदर और रोड पे लड़ रहा हो। अगर हमारे बहुजन समाज का नेतृत्व किसी डर की वजह से या किसी भी वजह से समर्पित हो गया है, समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए रोड पे उतरने को तैयार नहीं है। एक समय याद कीजिए, जब भारत आजाद हुआ तो भारत गरीब था। जब भारत गरीब था तब शिक्षा फ्री थी, और जब भारत अमीर होने लगा, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ बढ़ने लगा, तो भारत में शिक्षा इतनी महंगी हो गई, 99% SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के 99% लोग हायर एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा सकते। उनसे पढ़ाई छिन रही है। क्या हमारे नेताओं को यह नजर नहीं आता? क्या पॉलिटिकल पार्टीज को यह नजर नहीं आता? ऐसी अमीरी नहीं चाहिए जिसमें गरीबों के हाथ से शिक्षा भी छिन जाए और 5 किलो अनाज के मुफ्त के ऊपर निर्भरता आ जाए। अरे रोजगार दो ना, मुफ्त में शिक्षा दो ना। हमें ऐसी सरकारों की भी जरूरत नहीं है जो भारत के गरीबों का, दलितों, पिछड़ों, मजदूरों, आदिवासियों, माइनॉरिटीज के गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च ना उठा सके। ऐसी सरकार का क्या अचार डालना है जो हमारे बच्चों को पढ़ाई भी ना दे सके, रोजगार ना दे सके। और ऐसे हालात में ऐसे नेताओं का हम क्या करें जब आए दिन मूंछ रखने पर हत्या हो जाती है, घड़ा छू लेने पर हत्या हो जाती है, मंदिर प्रवेश करने पर, मूर्ति छू लेने पर हत्या हो जाती है, घोड़ा खरीदने पर हत्या हो जाती है, अच्छा चश्मा लगाने पर हत्या हो जाती है, घोड़ी पर बारात निकालने पर हमला हो जाता था। अब मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे दर्द के माहौल में जो लोग आए दिन नफरत भरे भाषण देते हैं, यहां तक कि दिल्ली के दंगों के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी मंत्री बना देती है, सांसद बना देती है। और ऐसी पार्टी जो खुलेआम पूरे देश में हिंदू मुसलमान कर रही है, दलितों का उत्पीड़न करने वालों को उनकी सरकारें संरक्षण दे रही हैं, जय भीम बोलने पर भी पिटाई कर देते हैं। ग्वालियर के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगनी है और मूर्ति भी कानूनी तरीके से मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की अनुमति देते हैं, राज्यपाल देते हैं, बिल्डिंग की कमेटी देती है, और उस मूर्ति का विरोध करने वाले जय श्री राम का नारा लगाते हैं। किसी की टोपी उतारकर, दाढ़ी नोचकर जय श्री राम का नारा लगाते हैं। ऐसे लोगों को मैं आतंकवादी मानता हूं। गांव देहात के अंदर हम बचपन से देखते आए, गांव के लोग राम राम करते हैं,
जय भीम बोलते हैं, नमस्कार करते हैं, लेकिन ये जय श्री राम का नारा लगाकर धमकाने वाले कौन है, उनकी पहचान कर लो। वो कम से कम देशभक्त तो नहीं हो सकते। जो देश के अपने ही देश के लोगों में जाति और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करे, उनको देशभक्त कैसे कहा जा सकता है? ऐसे लोगों के साथ, चूंकि वो लोग संविधान के दुश्मन हैं, वो लोग मानवता के दुश्मन हैं, उन्हीं लोगों की वजह से आए दिन आज देश में ऐसा माहौल हो गया कि भारत का मुसलमान, भारत का क्रिश्चियन डर के साए में जी रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए, लेकिन भारत में बौद्धों की आस्था का केंद्र महाबोधि महाविहार, उसको तो मुक्त कर दीजिए। भारत में कम से कम जो जाति और धर्म के नाम पे उन्माद करने वाले लोग हैं, कम से कम अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को बढ़ावा तो मत दीजिए, ऐसे लोगों को सांसद विधायक मंत्री तो मत बनाइए। अरे मैं याद करता हूं, मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी निगम मौजूद हैं। जब उन्होंने 1981 में दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया तो फीस 180 रुपए लगी, उनके पास था नहीं, उनकी माताजी कहीं से उधार लेकर आई, लेकिन उनको एक साल का वजीफा 1580 रुपए मिला, जिसमें उन्होंने वो कर्ज भी चुकाया, 2 जोड़ी कपड़े भी सिलाए और पूरे साल का कोर्स करने का खर्चा भी उसी स्कॉलरशिप से दिया। तो एक समय था जब कांग्रेस का राज था, और कांग्रेस के राज में स्कॉलरशिप से पढ़कर लोग जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बने। इतिहास है ये इतिहास का हिस्सा, इसको नकारा नहीं जा सकता। एक समय भारत में बैंक प्राइवेटाइज होते थे, इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेट होती थी, लेकिन इंदिरा गांधी जी के टाइम पर बैंकों का और इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ, देश के करोड़ों दलितों पिछड़ों को रोजगार मिला। कांग्रेस के टाइम पर 100 से ज्यादा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कंपनियां बनी, जिनमें करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। लेकिन याद कीजिए, जब इन मनुवादियों की सरकार बनी तो पहली बार भारत सरकार में डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाई गई, भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने के लिए। तो ये देश बेचने वाले देश में राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं तो मुझे दुख होता है। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। मैं हमेशा कहता हूं, ये लड़ाई विचारधारा की है। जो लोग संविधान बदलने की बात करते थे वो वैसे ही नहीं कहते, जैसे इमरान भाई बोल रहे थे, जहां वो माथा टेकते हैं उसी को बदल देते हैं। पहले पुरानी संसद पे माथा टेका, उसको बदल के नया बना दिया, फिर संविधान, बाबा साहेब के बनाए संविधान, जिसने तमाम देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और सब लोगों को, स्त्री को, पुरुष को, सबको समान कर दिया, सबको बराबर की चीज दी। उसी संविधान को माथा पे लगाकर उन्हीं के नेतागण भाषण में कह रहे हैं कि 400 पार तो संविधान बदलना है। लोगों ने रोक दिया था 170-71 पर, धोखे से 240 तक पहुंच गए। उसमें कितनी गड़बड़ी हुई है ये पूरा देश जानता है। ईवीएम के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, और शाम को जो डाटा जारी होता है चुनाव वाले दिन, और शाम को अचानक से 6-7% वोट कहां से बढ़ जाता है। इस तरीके से चुनाव जीते जा रहे हैं। तो हमारी लड़ाई कई मोर्चे पर है। देश की संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा हो चुका है। कई बार लगता है इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन रहा है। कई बार लगता है देश के तमाम मुख्य मीडिया चैनल वो भाजपा के लिए काम करते हैं। चूंकि पहले मीडिया सत्ता पक्ष से सवाल करती थी, आज मीडिया विपक्ष से सवाल करता है, सत्ता पक्ष के सामने नतमस्तक हो जाता है, मोदी जी के घुटनों में बैठ जाता है। तो ऐसा मीडिया हमें नहीं चाहिए। मैं तो पूरे देश के लोगों को कहता हूं कि इस मुख्य मीडिया को देखना बंद करिए, क्योंकि ये मुख्य मीडिया बीजेपी का प्रवक्ता बन गया है। आज मैं धन्यवाद करूंगा सोशल मीडिया के लोगों से, विशेष रूप से बहुजन मीडिया से, जिनके माध्यम से ये सामाजिक न्याय की लड़ाई एक एक गांव, घर, गली तक पहुंची है। एक वाकया मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों। अप्रैल के पहले महीने में 2024 में आम आदमी पार्टी का विधायक रहते हुए मुझे राहुल गांधी जी से उनके घर पे मिलने का मौका मिला। मेरी उनसे 40 मिनट तक बातचीत हुई। मैंने उनसे एक सवाल किया कि आदरणीय राहुल जी, आप जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जिसका जितना संख्या उसका उतना ये बात कर रहे हैं, ये तो बहुजन समाज के महापुरुष किया करते थे। इस लड़ाई को तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने लड़ा था, इस लड़ाई को तो माननीय कांशीराम साहब ने लड़ा था। आपके अंदर ये परिवर्तन कैसे? मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आप सत्ता के लिए, राजनीति के लिए, वोट पाने के लिए कर रहे हैं? सच में आपका हृदय परिवर्तन हुआ है? तो मैं उस गौरवशाली क्षण को कभी जीवन में भूल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि गौतम जी, मुझे जिंदगी में जितना मर्जी नुकसान हो जाए, मेरी चाहे राजनीतिक नुकसान या किसी भी प्रकार का नुकसान जितना मर्जी हो जाए, लेकिन ये सामाजिक न्याय, ये मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है, मिशन बना लिया है। उसी दिन मैंने राहुल जी को कहा कि राहुल जी, अगर आपने इसे सामाजिक न्याय का मिशन बना लिया है तो फिर मैं अपनी विधायकी से रिजाइन करके आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ूंगा। और जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि कांग्रेस का चवन्नी का भी आप मेंबर मत बनना,
मैं उनको कहना चाहता हूं पहले इतिहास को पढ़ लो, ये भी देख लो कौन से सन में किन परिस्थितियों में कहा था, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां बदली, कांग्रेस ने भी अपने अंदर बदलाव किया और उसी कांग्रेस के साथ मिलकर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने भारत के संविधान का निर्माण भी किया और एक प्रथम कानून मंत्री के तौर पर उसी कांग्रेस के साथ मिलकर कानून मंत्री का पद स्वीकार करके भारत के लोगों की तकदीर बदलने का काम भी किया। उन्होंने हिंदू कोड बिल लेकर आए। आप सब जानते हैं भारत में हिंदू महिलाओं की क्या स्थिति थी। हिंदू महिलाओं को जवानी में पति मर जाए तो दूसरी शादी करने का हक नहीं था। पति अगर उसको छोड़ दे, बच्चों को छोड़ दे तो गुजारा भत्ता लेने का हक नहीं था। पत्नी को बच्चा पैदा नहीं होता तो बच्चे गोद लेने का हक नहीं था। और अगर कितने जालिम और क्रूर हो पति तब भी वो तलाक लेने का हक नहीं था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लेकर आए और उसी जनसंघ जो आज की बीजेपी है, उसी जनसंघ का एक धार्मिक संगठन हिंदू महासभा, उन्होंने कृपात्री महाराज को आगे करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के इस महिलाओं के हक अधिकार का विरोध किया। 1952 के चुनाव की वजह से पूरी संसद खिलाफ हो गई। नेहरू जी ने भी देखा कि कहीं पूरा वोट इसी वजह से न चला जाए। कुछ समय के लिए नेहरू जी रुक गए और मजबूरी में जब लगा बाबा साहेब को कि हमें महिलाओं को अगर मैं हक नहीं दिला सकता तो फिर मैं कानून मंत्री बन के क्या करूं, उन्होंने कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद 52 का चुनाव हुआ, फिर से कांग्रेस जीत कर आई, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेहरू जी से मिले और नेहरू जी ने कहा अब हम फिर से सरकार बन गई है, अब हम आपके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और ये हिंदू कोड बिल 4 भागों में बंटकर, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट एंड हिंदू गार्जियन एडवाइस एक्ट, ये 4 भागों में बंट के वो कानून लागू हुआ और भारत की महिलाओं को हक मिला। तो ये कांग्रेस ने किया, तो वो कांग्रेस बदल गई। और ये भी कभी कभी होता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी कितना लगातार उनके मंत्री अपमान कर रहे हैं, कहीं मुस्लिम का अपमान कर रहे हैं, कहीं महिला का अपमान कर रहे हैं, कहीं दलितों का अपमान कर रहे हैं, कहीं आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं। उसके बाद भी देखो उनका नेता कभी माफी नहीं मांगता। मणिपुर में क्या स्थिति है, माफी भी नहीं मांगी, आज तक गई भी नहीं है। लेकिन महान वो होता है जो अगर गलती हो जाए तो गलती को स्वीकार करे। आपको याद होगा 30 जनवरी 2025 को गालिब ऑडिटोरियम के अंदर हमने संविधान सम्मान सम्मेलन किया, तो आदरणीय राहुल गांधी जी आए, पूरे समाज के शुभचिंतक लोग, बुद्धिजीवी लोग, विभिन्न संगठन थे, जैसे आज भी आए हुए हैं। भारतीय बौद्ध महासभा के लोग आए हैं, डॉक्टर अंबेडकर जागृति संघ के लोग आए, समता सैनिक दल के लोग आए, भीम आर्मी तक के लोग आए, भीम सेना के लोग आए, मिशन जय भीम की पूरी टीम आई है, गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी, डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी, यानी पूरे हमारे जो मुख्य सामाजिक संगठन है वो सारे के सारे यहाँ मौजूद क्यों हैं? क्योंकि उनको एक उम्मीद जगी है। उस दिन 30 जनवरी 2025 के प्रोग्राम में आदरणीय राहुल गांधी जी ने, जो विपक्ष के नेता हैं, सबके सामने स्वीकार किया कि कांग्रेस से कुछ गलतियां हुई हैं, हम स्वीकार करते हैं। ये बड़प्पन है, वरना नेता हम देख रहे हैं आजकल गलती को स्वीकार नहीं करते। लेकिन राहुल जी ने न केवल गलती स्वीकार की, बल्कि 8 और 9 तारीख को अप्रैल के महीने में जो अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ अहमदाबाद के अंदर, उन्होंने जो 3 प्रस्ताव मुख्य रूप से पारित किए, उस प्रस्ताव के अंदर पहला प्रस्ताव जाति जनगणना हम कराएंगे। और आज केंद्र की सरकार झुक गई, नरेंद्र जी सरेंडर हो गए, ये काम अब होके रहेगा। दूसरा प्रस्ताव उन्होंने कहा कि हम संगठन के अंदर हम लीडरशिप दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्गों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी, भागीदारी देंगे। और वो पहले ही राजू जी ने बताया कि पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में कांग्रेस के पास किया जा चुका है कि 50% संगठन की सीटों पर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को हिस्सेदारी देंगे। हालांकि मैं एक बात सबके सामने क्लियर कर दूं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की जो जनसंख्या है, जो जाति के आंकड़े जिस राज्य से निकल कर आए हैं, उससे ये तो बात स्पष्ट हो गई, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की जनसंख्या भारत के अंदर लगभग 88% है। अभी आप 50% हम कांग्रेस से लेकर संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ दिन में 88% पूरा लेंगे, समझौता नहीं। जब कोई कंपनी बनती है, कंपनी में लोग पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर होल्डर बनते हैं, कंपनी को जब मुनाफा होता है उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से शेयर मिलता है। तो कांग्रेस को हम हर राज्य में, अभी तो यूपी और बिहार को जिता के लाएंगे, हम सरकार बनाएंगे यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर कांग्रेस को उसी गौरव को वापस लाएंगे। क्योंकि केवल कांग्रेस पार्टी है, जब तक कांग्रेस मजबूत थी तब तक दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, माइनॉरिटीज को उतना डर नहीं था, तब तक उनका शिक्षा की सारी व्यवस्था ठीक थी, तब तक उन्होंने जो ट्राइबल सब प्लान, शुल्का सब प्लान, उसको भी प्रस्ताव पास किया कि उस पर कानून बनाएंगे। वो सब प्लान पूरी तरीके से केंद्र की सरकार ने ध्वस्त कर दिया, क्योंकि उसमें किया गया था प्लान हेड फंड का, टोटल बजट का उनकी जनसंख्या के हिसाब से फंड दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी की जब से सरकार आई है, पूरी उसकी कटौती कर दी। शिक्षा का बजट घटाते घटाते लगभग 2.5% पे आ गया, और हेल्थ का बजट घटाते घटाते 2% से नीचे आ गया। ये कैसी सरकार है जो शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं देती? क्या बिना शिक्षा के भारत विश्वगुरु बन सकता है? ये कैसा विश्वगुरु की बात करते हैं, बात विश्वगुरु की, और शिक्षा का बजट खत्म कर रहे हैं। ऐसे हालात में मैं बहुत ज्यादा लंबा भाषण ना करते हुए, जो जिम्मेदारी मुझे आदरणीय खड़गे जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं उनको इस बात के लिए अश्योर करता हूं, पहले तो धन्यवाद करता हूं उनका कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी, और साथ ही साथ उनको भरोसा दिलाता हूं, पूरी कांग्रेस लीडरशिप को भरोसा दिलाता हूं, सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में अगर जान की भी कुर्बानी देनी पड़ी तो राजेंद्र गौतम देंगे।
और मैं अपने पूरे बहुजन समाज को भी मैं भरोसा दिलाता हूं कि मैं जो हमारे बहुजन महापुरुष हुए उनका जो मार्गदर्शन हमें मिला है, जिंदगी में कितना ही नुकसान हो जाए पर मैं भी विचारधारा से समझौता नहीं करूंगा। अपने बहुजन समाज के हक अधिकार की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे। कहीं पे अगर मुस्लिम के ऊपर जुल्म होगा उसकी लड़ाई भी लड़ेंगे, किसी अन्य के ऊपर भी जुल्म होगा उसकी लड़ाई भी लड़ेंगे, और अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को जमीन पर उतार कर रहेंगे। और जितने भी हमारे स्टेट्स के पीसीसी, जो हमारे जो प्रेसिडेंट्स है स्टेट्स के कांग्रेस पार्टी के, हम उनसे भी पर्सनली मिलेंगे, अपनी जहां जहां सरकारें उनसे भी मिलेंगे। जहां सरकारें हैं पहले तो उनसे निवेदन करेंगे कि जो हमारी कांग्रेस का एजेंडा है अपनी सरकारों में 100% इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट कर दो, ताकि दूसरों को मार्गदर्शन कर सकें, ताकि बीजेपी शासित राज्यों को भी मार्गदर्शन हो जाए कि अब ऐसे आपके ढोंगबाजी से काम चलने वाला नहीं है, आपको SC ST OBC माइनॉरिटी को उनका हक देना पड़ेगा। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं एक एक गांव तक पहुंचूंगा, लेकिन एक निवेदन आप सबसे करना चाहता हूं, आगे से कोई पैरों के हाथ पैर छूने की प्रथा गुलामों की प्रथा है। आप अपने बुजुर्गों के पैर छुओ, अपने माँ बाप के पैर छुओ, लेकिन किसी नेता के पैर छूने की जरूरत नहीं है। सम्मान तो हाथ मिला के आंखों से भी हो सकता है। आपको किसी के पैर छूने की जरूरत नहीं, कोई गिफ्ट लाने की जरूरत नहीं, फूल मालाएं लाने की जरूरत नहीं है, और कोई सिफारिश मत करवाइए। सिफारिश से किसी को कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, आपके काम के दम पर मिलेगी। आपको गांव गांव तक कांग्रेस को खड़ा करना और कांग्रेस के उसी गौरव को वापस लाना है। क्योंकि जब तक कांग्रेस मजबूत थी तब तक हमारे समाज के विकास के लिए योजना खूब बनी, और जब से कांग्रेस कमजोर हुई धीरे धीरे हमारे हाथ से शिक्षा भी गई और जो विकास की योजना है वो भी गई, और आज तो हमारा स्कॉलरशिप भी नहीं मिलता, वो भी कटते जा रहा है। गिरते 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 जहां मतलब करोड़ों लोगों को मिलता था 10-20 लाख रह गए, और जानबूझ के ऐसा पोर्टल बनाया जाता जो बंद हो जाता, काम नहीं करता। इन्हीं शब्दों के साथ, इस आशा और उम्मीद के साथ कि हम लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और पूरे देश में वापस उस गौरव को लेकर आएंगे, अपनी बहुजन विरासत को बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। सब साथी अभी खत्म नहीं हुआ, अभी सब व्यवस्था बनाए रखे, अभी राष्ट्रगान होगा, कहाँ भी